एक स्वस्थ जीवन के लिए खेल है बहुत जरूरी। नई आशा विश्वास का संचार होता है, मिलती है नई स्फूर्ति और ऊर्जा पूरी। बढ़ता है आपसी सौहार्द और भाईचारा, मिट जाती है सीमाओं की दूरी। खेल खेल में हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, होता है इनसे भरपूर मनोरंजन। खेल जीतने का जज्बा जगाते हैं, तोड़कर सारे बंधन। सपनों को मिलती है नई ऊंचाई, उल्लसित हो जाता है यह तन मन। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पूनम लाकरा एक और नए वीडियो के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से उन सितारों को याद करते हैं जो अपनी विशेष प्रतिभा और कार्यों के द्वारा वर्षों से हमारे दिलों में राज कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक नन्ही सी बच्ची खिलौनों की जगह अपने हाथ में टेनिस का रैकेट थामे हुए घर में अभ्यास कर रही है। यकीन करना तो मुश्किल लगता है, किंतु यह सच है। आज की हमारी स्टार ने महज 3 साल की उम्र में टेनिस के साथ अपना नाता जोड़ लिया था और बहुत ही कम उम्र में प्रसिद्धि की बुलंदियों को छू लिया। अब तक तो आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज की हमारी स्टार हैं टेनिस की सुविख्यात महिला खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ। चलिए डालते हैं एक नजर उनके खेल कैरियर पर और जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक घटनाएं। यूं तो समय समय पर बहुत सारी महिला खिलाड़ियों ने बेहतर खेल दिखाकर खेल प्रेमियों के दिलों में विशेष छाप छोड़ी है और टेनिस की दुनिया में अपना परचम लहराया है। जैसे मार्गरेट कोर्ट, मारिया शरापोवा, सानिया मिर्जा, विलियम्स बहनें इत्यादि। लेकिन स्टेफी ग्राफ ने बहुत कम समय में जो मुकाम हासिल कर लिया, वहां तक लोग बिरले ही पहुंच पाते हैं। स्टेफी ग्राफ का पूरा नाम स्टेफनी मारिया ग्राफ है। उनका जन्म 14 जून 1969 को पश्चिमी जर्मनी के मनहाइम शहर में हुआ था। मनहाइम बैडन-वुर्टेनबर्ग राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे पूरे विश्व में एक्सेप्शनल इन्वेंटिव पावर के रूप में जाना जाता है। स्टेफी ग्राफ को टेनिस खेलने की कला विरासत में मिली है, क्योंकि उनके पिता पीटर ग्राफ और माता हाइडी ग्राफ दोनों ही टेनिस के अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। अतः पिता ने लंबे समय तक स्टेफी ग्राफ के लिए कोच की भूमिका भी निभाई है। स्टेफी ग्राफ ने मात्र 3 वर्ष की उम्र में पिता के मार्गदर्शन में टेनिस खेलना शुरू कर दिया था और 4 साल की होते ही वह कोर्ट में उतर पड़ी। अगले साल से टूर्नामेंट्स में भाग लेने लगी और यह बड़े कमाल की बात है कि 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला जूनियर टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया था। तभी तो यह कहा भी जाता है कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात, अर्थात प्रतिभावान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आने लग जाते हैं। इसके बाद स्टेफी ग्राफ ने नियमित रूप से यूरोपियन चैंपियनशिप में भाग लेना शुरू कर दिया और बेहतरीन खेल दिखाते हुए जल्द ही जूनियर टूर्नामेंट्स में शीर्ष पुरस्कार जीतने लगी। उन्होंने अपना पहला पेशेवर टूर्नामेंट अक्टूबर 1982 में जर्मनी के फिल्डरस्टेटर शहर में खेला, जहां उनका मुकाबला पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी तथा 2 बार की यूएस ओपन विजेता ट्रेसी ऑस्टिन से था। ऑस्टिन ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए ग्राफ को 6-4, 6-0 के अंतराल से हरा दिया। फिर लगभग 12 सालों के बाद कैलिफोर्निया में होने वाले एबर्ट कप में दोनों के बीच दूसरा एवं आखिरी मुकाबला हुआ, जहां ग्राफ ने अपनी हार का बदला लेते हुए ऑस्टिन को सीधे सेटों में
6-0, 6-0 के भारी अंतर से मात दे दी। भले ही अगले कुछ सालों में उन्होंने कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता, लेकिन निरंतर अभ्यास और प्रतियोगिताओं में लगातार भाग लेने से उनकी वैश्विक रैंकिंग दिनों दिन बेहतर हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1984 में उन्होंने पहली बार लोगों का ध्यान अपनी तरफ उस समय खींचा जब विंबलडन के सेंटर कोर्ट में चौथे राउंड का मैच चल रहा था। तब उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की 10वें नंबर की खिलाड़ी जो डोरी को अपने खेल से काफी परेशान कर दिया था। इसी साल अगस्त में 15 वर्षीय ग्राफ ने पश्चिमी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करते हुए युवा टेनिस डेमोन्स्ट्रेशन प्रतियोगिता जीत ली, जिसका आयोजन यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में हुआ था। 1985-86 के शुरुआती दौर में स्टेफी ग्राफ टेनिस जगत में अपना दबदबा रखने वाले बड़े खिलाड़ियों जैसे क्रिस एबर्ट यूनाइटेड स्टेट्स तथा मार्टिना नवरातिलोवा चेक गणराज्य आदि को बराबर टक्कर दे रही थी। यद्यपि इस दौरान उन्हें एबर्ट से 6 बार तथा नवरातिलोवा से 3 बार सीधे सेटों में करारी शिकस्त मिली, फिर भी वह निराश नहीं हुई, बल्कि अपने खेल में निरंतरता लाते हुए वह बड़ी प्रतियोगिताओं के क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स तथा फाइनल्स में अपना स्थान सुनिश्चित करने लगी। स्टेफी ग्राफ अपने पिता और दूसरे कोच पावेल स्लोजिल के साथ हर दिन लगभग 4 घंटे से भी अधिक समय अभ्यास में बिताती थी। उनका शेड्यूल इतना व्यस्त होता था कि कई बार तो उन्हें एयरपोर्ट से सीधे प्रैक्टिस कोर्ट में पहुंचना पड़ता था। उनके पिता एक अच्छे कोच की भूमिका निभाने के साथ ही ग्राफ की निजी जिंदगी पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखते थे। दूसरे खिलाड़ियों की तुलना में सार्वजनिक रूप से उन्हें ज्यादा लोगों से मिलने जुलने की अनुमति नहीं थी। शायद इन्हीं सब कारणों से ग्राफ का स्वभाव संकोची एवं अंतर्मुखी बन गया था। किस प्रतियोगिता में भागीदारी करनी है अथवा कौन सा ट्रिप छोड़ना है, इन सब का निर्णय भी उनके पिता के द्वारा ही किया जाता था। इसीलिए तो वर्ष 1985 में ग्राफ ने केवल 10 प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जबकि उनसे 1 साल छोटी होने के बावजूद भी अर्जेंटीना की स्टार खिलाड़ी गैब्रिएला सबाटिनी ने 21 टूर्नामेंट्स खेले। ग्राफ ने खेलों के प्रति अपना ध्यान इतना ज्यादा केंद्रित कर लिया था कि धीरे धीरे उनके मित्रों की सूची भी छोटी होने लगी थी। काफी संघर्ष के बाद अंततः हार का सिलसिला टूट ही गया और स्टेफी ग्राफ को जीत का जश्न मनाने का सुनहरा अवसर मिल गया। वह दिन था 13 अप्रैल 1986, जब ग्राफ ने पहली बार फैमिली सर्कल कप के फाइनल में क्रिस एबर्ट को हराकर अपना पहला WTA टूर्नामेंट जीत लिया। इस टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य के हिल्टन हेड शहर में किया गया था। इसके बाद तो मानो ग्राफ एबर्ट पर हावी ही हो गई। अगले लगभग 3.5 सालों से भी अधिक समय तक दोनों के बीच खेले गए सभी मुकाबलों में ग्राफ ने जीत दर्ज की और एबर्ट को कभी संभलने का मौका ही नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने यूएसए के अमेलिया आइलैंड, चार्ल्सटन तथा जर्मनी के बर्लिन में लगातार 3 प्रतियोगिताएं जीती। लेकिन उस साल बीमारी ने उन्हें विंबलडन खेलने से रोक दिया। जब वह स्वस्थ होकर लौटी तो उन्हें एक दुर्घटना से होकर गुजरना पड़ा, जिसमें उनका अंगूठा टूट गया था और फिर उन्हें कई हफ्तों तक खेल के मैदान से दूर रहना पड़ा।
इन परेशानियों से जूझते हुए शायद उन्होंने भी यही कहा होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सब इससे बड़ी क्या खुशी, साथ है हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसका है नाम जिंदगी। साथ है हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। कोई न जाने कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। वो है
समय के बाद ग्राफ ने यूएस ओपन से ठीक पहले मावा में एक छोटी प्रतियोगिता जीतकर अपनी वापसी की। इस जीत से उन्हें पर्याप्त एनर्जी मिली और उन्होंने यूएस ओपन के सेमीफाइनल तक का रास्ता तय कर लिया, जहां उन्होंने मार्टिना नवरातिलवा को कड़ी टक्कर दी। परंतु नवरातिलवा ने 3 महत्वपूर्ण मैच पॉइंट बचाते हुए उन्हें 6-1, 6-7, 7-6 के अंतर से मात दे दी। इस हार से ग्राफ का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने एक के बाद एक टोक्यो, ज्यूरिक तथा ब्राइटन में 3 बड़े टूर्नामेंट्स जीत लिए। किंतु सीजन के अंत में न्यूयॉर्क के वर्जीनिया स्लिम्स चैंपियनशिप के फाइनल में नवरातिलवा ने एक बार फिर से उनका विजयी रथ रोक दिया। स्टेफी ग्राफ के कैरियर में वर्ष 1987 एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसी साल उन्होंने टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम जीतने की शुरुआत की थी। ग्रैंड स्लैम जीतना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, अतः हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह अपने कैरियर में अधिक से अधिक ग्रैंड स्लैम जीत ले। एक दमदार शुरुआत करते हुए उन्होंने इस साल 6 बड़े टूर्नामेंट्स अपने नाम कर लिए। पहले तो उन्होंने मियामी ओपन तथा फेडरेशन कप में क्रिस एबर्ट को पराजित किया और फिर अपने बेहतरीन फोरहैंड और पावर के बल पर फ्रेंच ओपन के फाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलवा को 6-4, 4-6, 8-6 के अंतर से हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया और वह फ्रेंच ओपन जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। इसके बाद 17 अगस्त को लॉस एंजलिस में आयोजित वर्जीनिया स्लिम्स चैंपियनशिप के फाइनल में उन्होंने न सिर्फ एक बार फिर से क्रिस एबर्ट को मात दी, बल्कि मार्टिना नवरातिलवा से नंबर 1 का ताज भी छीन लिया और 186 सप्ताह तक लगातार नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का अनोखा कीर्तिमान स्थापित कर लिया, जिसकी बराबरी लगभग 28 सालों के बाद 2016 में अमेरिका की जानी मानी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने की। स्टेफी ग्राफ एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां लांघती जा रही थी। इसी क्रम में वर्ष 1988 में उन्होंने एक ऐसा अनूठा इतिहास रच डाला जिसे किसी भी महिला अथवा पुरुष खिलाड़ी के द्वारा आज तक दोहराया नहीं जा सका है। आइए जानते हैं आखिर वह खास ऐतिहासिक लम्हा क्या था। वर्ष के आरंभ में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे पहले ग्रैंड स्लैम के फाइनल में उनका सामना चिरपरिचित प्रतिद्वंद्वी क्रिस एबर्ट से था। इसे जीतने के लिए एबर्ट ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, किंतु अंत में बाजी ग्राफ ने ही मारी और उन्हें 6-1, 7-6 के अंतर से हरा दिया। किसी भी बड़े टूर्नामेंट का फाइनल मैच उस समय बड़ा रोचक हो जाता है जब दोनों ही पक्ष के खिलाड़ी एक दूसरे का डटकर मुकाबला करते हैं। लेकिन यदि एक पक्ष अपना दमखम लगाए और दूसरा पक्ष पूरी तरह से समर्पण कर दे तो मैच का मजा जरा किरकिरा हो जाता है। 88 में खेले गए फ्रेंच ओपन का फाइनल बिल्कुल एक तरफा रहा, जब ग्राफ की भिड़ंत बेलारूस की खिलाड़ी नताशा ज़ेवरेवा से हुई तो नताशा ने उनकी चपलता के आगे घुटने टेक दिए। हैरानी की बात तो यह है कि वह एक भी पॉइंट अर्जित करने में नाकाम रही। ग्राफ तो पहले ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर दुगने उत्साह से लवरेज थी। उन्होंने
अनोखे अंदाज में महज 34 मिनट में 6-0, 6-0 के अंतर से गोल्डन सेट जीतकर न केवल फ्रेंच ओपन पर कब्जा जमाया, परंतु सबसे कम समय में फाइनल जीतने का एकमात्र ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज करा लिया। उसके बाद स्टेफी ग्राफ विंबलडन के एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में मार्टिना नवरातिलोवा को 5-7, 6-2, 6-1 से हराने में सफल हो गई और फिर साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के फाइनल में गैब्रिएला साबाचिनी को बड़ी आसानी से 6-3, 3-6, 6-1 से शिकस्त दे दी और इसी के साथ अलग अलग तरह के टेनिस कोर्ट में सभी चारों ग्रैंड स्लैम एक ही कैलेंडर ईयर में जीतने वाली वह विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। इसके बाद भी उनका विजयी अभियान जारी रहा और उन्होंने दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में खेले गए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मैच में साबाटिनी को 6-3, 6-3 से परास्त कर महिला एकल का स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल लिया। इतना ही नहीं, उसी ओलंपिक में उन्होंने साबाटिनी के साथ मिलकर महिला युगल का कांस्य पदक भी जीत लिया। इस तरह महिला तथा पुरुष दोनों ही श्रेणियों में एकमात्र गोल्डन स्लैम जीतने का उन्होंने नया कीर्तिमान रच दिया। आप सोच रहे होंगे कि यह गोल्डन स्लैम क्या है। जब कोई खिलाड़ी एक ही कैलेंडर ईयर में चारों ग्रैंड स्लैम तथा ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतता है तो इस टर्म को गोल्डन स्लैम कहा जाता है। ग्राफ की इन विशिष्ट उपलब्धियों के लिए उस वर्ष उन्हें बीबीसी ओवरसीज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया और उनके होम टाउन ब्रूल की नगर पालिका ने उन्हें ऑनरेरी सिटीजन की उपाधि प्रदान कर उनका मान बढ़ाया। इसी बीच वर्ष 1989 जर्मनी के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि जहां एक तरफ महिला टेनिस में स्टेफी ग्राफ ने अपना दबदबा बनाए रखा था, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी जर्मनी के बोरिस बेकर पुरुष टेनिस में अपनी पहचान स्थापित कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने उस वर्ष अपने अपने वर्गों का विंबलडन खिताब जीता। सीमाओं के आर पार खुशी मनाई गई और इत्तेफाक से उसी वर्ष नवंबर में जर्मनी की वह दीवार गिरा दी गई जिसने देश को 2 भागों में विभाजित कर रखा था। खेलों के दौरान खिलाड़ियों को अक्सर अलग अलग शहरों की यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उन शहरों के विषय में थोड़ी सी जानकारी देती चलूं, जिनका जिक्र मैंने आज के शो में किया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हर साल फ्रेंच ओपन का आयोजन किया जाता है और इसे रोशनी का शहर तथा फैशन की राजधानी जैसे नामों से भी जाना जाता है। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे अपनी सांस्कृतिक विविधताओं के लिए पहचाना जाता है। विंबलडन लंदन से करीब 6 मील की दूरी पर स्थित है और यहाँ के ऑल इंग्लैंड क्लब में नियमित रूप से विंबलडन ओपन आयोजित की जाती है। पहले के दिनों में लोग कहा करते थे कि खेलने कूदने से बच्चे खराब हो जाते हैं, लेकिन स्टेफी ग्राफ की इस बेजोड़ सफलता ने इस कथन को गलत साबित कर दिया। मल दे सूरज के मुंह पे मलाई,
के मुंह पे मलाई, बुड़बक बादल पे करते चढ़ाई। खोले किताबें करे हम पढ़ाई, पानीपत में हुई थी लड़ाई। सुनो सुनो दिल की सुनो, डरो नहीं शेर बनो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, से तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, से तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। अरे बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। विद्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे। बढ़ो जरा आगे बढ़ो, लिखा नहीं जो वो पढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, से तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, से तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। हाँ, ऐसे हवा में जो उड़ता फिरेगा, मंडे को टीचर का डंडा पड़ेगा। क्रिकेट का मैं करूँगा बहाना, कैंसल है मंडे को स्कूल जाना। जिद मेंटेन करो, चढ़ो माउंटेन चढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, से तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, से तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। ग्राफ के कैरियर के लिहाज से वर्ष 1989 भी बहुत बढ़िया रहा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका तथा यूरोप की कुछ बड़ी प्रतियोगिताओं के साथ 3 ग्रैंड स्लैम भी अपने नाम कर लिए थे। अमेरिका की मैरी जो फर्नांडीज को ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में हराकर उन्होंने वर्ष 1990 का आगाज भी जीत के साथ ही किया था। मगर आगे चलकर जहां एक ओर छिटपुट चोटों ने उन्हें परेशान कर दिया था, वहीं दूसरी ओर सर्बिया की उभरती हुई खिलाड़ी मोनिका सेलेस टेनिस कोर्ट में उन्हें कड़ी चुनौती दे रही थी। उन्हीं दिनों एक महिला मॉडल के साथ उनके पिता का प्रेम संबंध स्थानीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में आ जाने से परिवार की बदनामी हो रही थी। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के कारण किसी भी खिलाड़ी की एकाग्रता भंग हो सकती है, किंतु ग्राफ का समर्पण और हिम्मत देखिए। सभी स्थितियों को दरकिनार करते हुए उन्होंने टोक्यो, हैम्बर्ग, मॉन्ट्रियल तथा सैंटियागो आदि शहरों में कई टूर्नामेंट्स जीते। ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल तथा फाइनल्स तक भी पहुंची, भले ही खिताब जीतने में चूक गई। वर्ष 1991-92 स्टेफी ग्राफ के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। मोनिका सेलेस ने लगातार 3 ग्रैंड स्लैम जीतकर उनका हिसाब किताब गड़बड़ा दिया था। वह दबाव में आकर नियमित अंतराल पर प्रतियोगिताएं हारने लगी। परिणाम यह हुआ कि उनकी शीर्ष रैंकिंग पर भी खतरा मंडराने लगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। अतः ग्राफ भी परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए
अपने प्रदर्शन को सुधारने में जी जान से जुटी रही। क्या आप जानना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में स्टेफी ग्राफ को और किन समस्याओं से दो चार होना पड़ा तथा उन्होंने उन परेशानियों पर कैसे विजय प्राप्त की? अभी नहीं, स्टेफी ग्राफ से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने के लिए आपको करना होगा अगले सप्ताह तक का इंतजार। आज के लिए मैं पूनम लाकरा आप सभी से ले रही हूँ विदा। महामारी के इस दौर में सावधानी रखते हुए वीकेंड को खूब एंजॉय कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय। मुझको